Hello students, we are learning chapter 5th, petroleum and combustion and fossil fuels. So this is our last topic in this chapter, petroleum and natural gas, and after that our chapter will be completed. So petroleum and natural gas were formed from the remains of tiny marine organisms that died millions of years ago. अब देखिए लाखों करोड़ों साल पहले, जैसा हमने प्लांट्स का पढ़ा था अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में कि कोयला कैसे बनता है प्लांट से, कैसे प्लांट से जो स्वैम्पी एरियाज़ में ग्रो करते थे बड़े बड़े ट्रीज़। स्वैम्पी एरिया भी मैंने आपको बताया था जहाँ पानी प्रेजेंट हो आसपास, वहाँ का टेम्परेचर वार्म हो, ऐसे एरियाज़ को स्वैम्प्स बोला जाता है। तो वहाँ के प्लांट्स जब मर कर किसी क्लाइमेटिकल कंडीशन की वजह से कोई डिज़ास्टर आया हो या कुछ, जब वो मर के जिनकी जड़ें उखड़ गईं, वो गिर गए नीचे और उनके ऊपर सेडिमेंट्स, मड और सैंड ने उनको कवर अप कर लिया। तो लाखों सालों के बाद वो जो प्लांट्स थे वो दबते दबते कोयला बन गए। और अब यहाँ आया है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का। तो ये कहाँ बनते हैं? समुद्र के अंदर। जो समुद्री जानवर हैं, छोटे छोटे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो मरे मिलियंस लाखों साल पहले, तो वो मरने के बाद नीचे सेटल्ड हो गए। अपन पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज शोन इन फिगर 5.8। अब देखिए इस फिगर के अंदर आपको बताया है हमें कि पूरा प्रोसेस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। द फर्स्ट वन इज टाइनी मरीन ऑर्गेनिजम्स डाइड एंड सेटल्ड ऑन द फ्लोर, ओशन फ्लोर। तो ओशन के अंदर जो मरीन ऑर्गेनिजम्स थे छोटे छोटे, वो मरने के बाद क्या हुए? मरते गए नीचे की तरफ। ऑब्वियसली नीचे की तरफ गिर जाएगी उनकी बॉडी, तो एक के बाद एक के ऊपर एक आन के वो सेटल्ड हो गए ओशन फ्लोर के ऊपर, समुद्र की बिल्कुल नीचे सतह पर। ओवर टाइम दिस लेयर ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स वाज कवर्ड बीनीथ सेडिमेंट्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वक्त के साथ साथ उन एनिमल्स के डेड बॉडी के ऊपर क्या हुआ? सेडिमेंट जमा होने लगे। जैसे हमने कोल में पढ़ा था ना, प्लांट्स के ऊपर मड और सैंड के सेडिमेंट जमा हो गए, वैसे ही समुद्र के अंदर भी नीचे समुद्र की सतह पर भी मिट्टी प्रेजेंट होती है, तो वो सेडिमेंट्स उनके ऊपर जमा होने लगे। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर ट्रांसफॉर्म दीज रिमेन्स टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब देखिए वो जब सेडिमेंट्स के नीचे दबेंगे तो ऑब्वियसली गर्मी बढ़ेगी जब वो पूरे कवर अप हो जाएंगे, और प्रेशर भी मिलेगा उन्हें, काफ़ी दबाव भी वहाँ मिल रहा है उन्हें। तो इन दोनों ही फैक्टर्स की वजह से ये जो रिमेन्स थे प्लांट्स और एनिमल्स के, डेड ऑर्गेनिजम्स के, तो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। And the fourth one is rising through porous rocks such as sandstone, petroleum and natural gas reached a layer of impermeable rock and were trapped below it। अब देखिए क्या हुआ, जबकि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पोरस रॉक्स जब इस एरिया में बने थे, तो ये जो आसपास का जो एरिया था इनका, ये जो पार्ट था ओशन फ्लोर का, ओशन फ्लोर के नीचे का, ये काफ़ी पोरस था। पोरस मतलब इन रॉक्स के बीच में काफ़ी स्पेस प्रेजेंट था। तो नेचुरल गैस हम जानते हैं नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, गैस उठती है ना, गैस ऊपर की तरफ। तो ये गैस क्या हुई, इन पोरस रॉक्स के बीच में जो पोर्स थे, जगहें थी, इन जगहों से होती होती ऊपर की तरफ उठने लगी। और इस गैस ने क्या किया, इस गैस के साथ साथ ऑब्वियसली गैस में भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स के, तो उन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, ऊपर उठते वक्त पेट्रोलियम को भी अपने साथ साथ खींचते गए ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये लोग यहाँ, ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही नेचुरल गैस और पेट्रोलियम एक पॉइंट पर आन के इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। और वो किस पॉइंट पर आन के इकट्ठे हुए? जो इम्परमिएबल रॉक्स के बीच में। ठीक है, इम्परमिएबल रॉक्स वो होते हैं जिनके बीच में पोर्स नहीं होते, जो सॉफ्ट नहीं होते। ठीक है, जिन्हें आप इजीली उनके अंदर जो लिक्विड है वो इजीली उनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो इम्परमिएबल रॉक्स होते हैं जिन्हें आप इजीली उनके अंदर आप कोई वाटर या कुछ इजीली एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, उनके अंदर पोर्स नहीं होते, पोरस रॉक्स की तरह काफ़ी हार्ड और कॉम्पैक्ट रॉक होते हैं इम्परमिएबल रॉक। तो इनके बीच में आन के नेचुरल गैस और पेट्रोलियम इकट्ठा हो गए। ठीक है, हमने पढ़ लिया कैसे बने थे। डेड ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडीज़ थी वो नीचे ओशन फ्लोर पर सेटल डाउन हो गई, उनके ऊपर टाइम टू टाइम सेडिमेंट्स जमने लगे,
उन सेडिमेंट्स ने क्या किया, गर्मी बढ़ा दी उस एरिया की और उनको काफ़ी प्रेशर प्रोवाइड करवाया। दबाव तो होगा ही आपके ऊपर, कोई चीज़ आप रखोगे तो ऑब्वियसली आपको दबाव महसूस होगा। तो टाइम के साथ साथ लाखों साल बाद क्या हुआ, ये प्रेशर में दबते दबते ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। नाउ एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब हम इन इम्परमिएबल रॉक्स के बीच में से कैसे पेट्रोलियम को निकालते हैं और रिफाइनिंग यानी उनको कैसे रिफाइन करते हैं, ये अपन अब यहाँ पढ़ते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग वेल्स ऑन लैंड एज वेल एज इन सीज। पेट्रोलियम इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए, ड्रिलिंग, कुएँ खोद कर हम इन चीज़ों को निकालते हैं। समुद्र के अंदर भी कुएँ खोदे जाते हैं यस ड्रिलिंग मशीन से, और फिर वहाँ से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब पेट्रोलियम क्या है, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर। हाइड्रोकार्बन्स दो, आप देखिए दो नाम आए, हाइड्रोजन और कार्बन। इन दोनों एलिमेंट्स से मिलकर जो सब्सटेंस बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन्स के भी 2-3 टाइप्स होते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है, इन सभी टाइप्स का मिक्सचर होता है। पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड इनटू मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स और फ्रैक्शंस बाय ए प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब देखिए, हम पेट्रोलियम को बहुत सारे अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट्स में सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस में सेपरेट आउट कर सकते हैं। फ्रैक्शंस मतलब उसके हिस्से मीन्स ऊपर हमने पढ़ ही लिया कि मिक्सचर है अलग अलग डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का, तो वो जितनी भी टाइप्स हैं उन्हें ही फ्रैक्शंस बोलेंगे, ठीक है। और किस प्रोसेस के थ्रू, रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू, विच इज़ डन इन ऑयल रिफाइनरीज। और वो कहाँ होता है, ऑयल रिफाइनरीज के अंदर। द रिफाइनिंग और सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इज़ डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिस प्रोसेस से हम पेट्रोलियम को सेपरेट करते हैं अलग अलग हाइड्रोकार्बन जिससे वो मिलकर बना है, उन हाइड्रोकार्बन्स में उसके फ्रैक्शंस में सेपरेट करते हैं। किस प्रोसेस से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। A fractionating column is used, which is a tall cylindrical structure fitted with horizontal plates or tray at different heights। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। देखिए एक पूरा एक सिलेंडर है जिसके अंदर कितने सारे फ्रैक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे लाइंस दे रखी हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है, अलग अलग हिस्से। तो यहाँ पे कितनी सारी बीच में लाइनिंग्स दे रखी हैं और इसे हॉरिजॉन्टली क्या कर रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। ये देखिए आड़ी आड़ी प्लेट्स आपको नज़र आ रही होंगी, इसके सिलेंडर के अंदर ऐसी प्लेट्स को लगा रखी हैं। सो पेट्रोलियम इज़ हीटेड टू अबाउट 400 सेल्सियस। अब इस पेट्रोलियम को हम गर्म करते हैं 400 सेल्सियस पर, टू एवापोरेट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट इनटू ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब सबसे पहले क्या किया जाता है, इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डालने से पहले इसको पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है। देखिए ये है ना, यहाँ पे गर्म किया जा रहा है यहाँ पे, और फिर उस गर्म करने के बाद इनको इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एंटर करवाया जाता है। एज अ वेपर मूव्स अप थ्रू द कॉलम। अब देखिए यहाँ पे हम पेट्रोलियम को गर्म करा रहे हैं तो वो भाप बनेगा। अब इन कॉलम्स में भाप, ये आपको एरो नज़र आ रहे हैं ना, ऐसी भाप ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगी। As the vapor moves up through the column, each fraction cools and condenses at a different temperature and gets collected in the tray present at that height. Uncondensed hydrocarbons, petroleum gas pass out of the column. The main products obtained are shown in figure 5.8. अब देखिए मैंने आपको इग्निशन टेम्परेचर पढ़ाया था ना, इससे पहले इग्निशन टेम्परेचर होता है, कंबशन अपन करते हैं किसी सब्सटेंस का तो उसका अपना खुद का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। वैसे ही हर सब्सटेंस का अपना ठंडा होने का भी एक पॉइंट होता है। आप किसी चीज़ को गर्म करोगे तो गर्म करके रख दो, उसको कांच को गर्म करके रख दो, स्टील को गर्म करके रख दो, लकड़ी को अच्छे से गर्म करके रख दो, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ कौन सबसे पहले ठंडी हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पर भी यही होगा। हम पढ़ चुके हैं कि पेट्रोलियम क्या है, अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो 9th और 10th क्लास में आएंगे कि क्या क्या टाइप्स हैं। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये सब टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के। तो इनका क्या है, अपना बॉइलिंग पॉइंट है और अपना खुद का कंडेंस होने का भी अपना एक पॉइंट होता है कि किस पॉइंट पर आने के ये ठंडे होने लगते हैं, जमने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करा रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने एक सिलेंडर लिया और उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स, फ्रैक्शंस बना दिए। कैसे बनाए, ये देखिए यहाँ बीच में प्लेट्स लगा दी ना, बहुत सारी, 1 2 3 4 5 6 6 प्लेट्स हमने यहाँ लगा दी हॉरिजॉन्टली आड़ी करके। फिर हमने नीचे से क्या करा, पहले तो पेट्रोल को हमने गर्म करवाया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है हॉट पेट्रोल यहाँ डाला हमने,
ठीक है। हॉट पेट्रोल मतलब 400 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ से पेट्रोल को गर्म करवाया और फिर जब वो वेपर में कन्वर्ट होने लगा तो वो यहाँ से एंटर करके इधर आ गया इस सिलेंडर के अंदर। अब क्या होगा, वेपर का तो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वेपर क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है, भाप ऊपर की तरफ उठती है। आपने देखा है ना, जब मम्मी खाना बनाती हैं तो भाप आपको खाने के ऊपर नज़र आती है, तो वो ऊपर उठती हुई नज़र आती है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि वो थोड़ी सी ऊपर उठी फिर आपको एक साथ वो भाप नीचे की तरफ गिरती हुई नज़र आए, नहीं, वो भाप तो ऊपर की तरफ उठती है। तो ये ऊपर की तरफ इसका वेपर ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए फिर जब वो ऊपर उठेगा तो हमने पढ़ ही लिया कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग टाइप्स के पेट्रोलियम में, तो उन सब का अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है कि वो उस पॉइंट पर आन के ठंडे हो जाते हैं। तो जिस भी फ्रैक्शन पे आन के वो कूल होंगे, कूल डाउन करेंगे, वो इधर इस तरफ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्रीज़ होके। अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, फ्यूल फॉर पावर स्टेशन एंड शिप्स, डीजल निकलेगा फिर 250 डिग्री से 350 सेल्सियस वाले पॉइंट पर, और फिर उसके ऊपर निकलेगा कैरोसिन, जेट फ्यूल, और उस सबसे ऊपर निकलेगा पेट्रोल। और उसके भी ऊपर देखिए 40 डिग्री सेल्सियस पे अबव पेट्रोलियम गैस यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इन इट्स लिक्विफाइड फॉर्म, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और सबसे नीचे आएगा लुब्रिकेटिंग ऑयल used for lubrication, paraffin wax used in candles, ointments, vaseline etc. and asphalt used for making roads। हमने पढ़ा था ना कोल टार, उसको ये asphalt बोलते हैं, जो रोड्स बनाने में काम में आता है। वैसे कोल टार ये सब थोड़ा डिफरेंट है, पर इससे भी क्या करते हैं, रोड्स बनाने में काम में लिया जाता है asphalt को। Now natural gas consisting mainly of methane, it has following मेन यूजेस, ठीक है। अब नेचुरल गैस जो निकली उस नेचुरल गैस के अंदर, पेट्रोलियम गैस के अंदर नहीं, ये तो पेट्रोलियम था, नेचुरल गैस भी हम लोग ड्रिलिंग से निकालते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादातर मीथेन की बनी होती है। CH4 हमने फार्मूला पढ़ा था 4th क्लास में, आई थिंक, या आपके इसी 4th चैप्टर में। तो इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इन नेचुरल गैस compressed under high pressure. It is used as a fuel in automobiles as it is more economical and environmental friendly than petrol और डीजल। अब सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में हम मीथेन का काम में लेते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस को। और अगर हम इस नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करके सिलेंडर्स में भरेंगे तो हम उनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स में भी कर सकते हैं। देखिए ना, आपके देखा होगा ना मारुति में या ओमनी वैन्स में पीछे सिलेंडर्स लगे होते हैं, गैस के सिलेंडर्स, तो वो यही नेचुरल गैस होती है जिसे हम सिलेंडर्स के अंदर फिलअप कर देते हैं कंप्रेस्ड कर करके। पाइप्ड नेचुरल गैस PNG इज़ सप्लाइड टू होम्स थ्रू ए पाइपलाइन नेटवर्क एंड इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। अब देखिए बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, नीचे पाइपलाइन का नेटवर्क बना दिया जाता है। जैसे कि सीवेज सिस्टम होता है, वाटर सिस्टम में आपको पाइप्स गाड़े जाते हैं ना ज़मीन के अंदर, वैसे ही नेचुरल गैस के सप्लाई के लिए भी नीचे पाइप्स का अरेंजमेंट किया जाता है। और जहाँ से ये नेचुरल गैस दी जाती है उस स्टेशन से घरों पर ही नेचुरल गैस प्रोवाइड करवाई जाती है, और घरों पर हम इसका इस्तेमाल एज ए डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे करते हैं, फॉर एग्जांपल कुकिंग वगैरह। नाउ इट इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया। अब देखिए हाइड्रोजन और अमोनिया के सिंथेसिस के लिए भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस मीथेन की बनी होती है और मीथेन का फॉर्मूला है CH4। C मतलब कार्बन और H मतलब हाइड्रोजन, यानी मीथेन के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक तो कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन गैस के एक्सट्रैक्शन के लिए भी और अमोनिया बनाने के लिए भी हम नेचुरल गैस को काम में लेते हैं। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स, प्लास्टिक्स एंड पेंट्स। अब देखिए 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, तो वो नेचुरल गैस से का यूज़ करके हम बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, इन्हीं चीज़ों से। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स के कुछ डिसएडवांटेजेस आए हैं। द फर्स्ट वन इज़ एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जॉस्टिबल मतलब ख़त्म हो जाने वाली, एक टाइम पीरियड के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। फॉसिल फ्यूल्स हैज़ ए लिमिटेड सप्लाई ऑन अर्थ एंड दे आर गेटिंग यूज्ड अप एट ए फास्ट रेट। अब अर्थ के अंदर फॉसिल फ्यूल्स एक जो स्टॉक है फॉसिल फ्यूल्स का वो एक रिज़र्व अमाउंट में है,
लिमिटेड स्टॉक है, और एक वक्त के बाद हमारे नियर बाय फ्यूचर में ये रिज़र्व ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस रेट के अकॉर्डिंग इसकी डिमांड बढ़ रही है पेट्रोल की और इन सब की नेचुरल गैसेस की, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे आने वाले फ्यूचर में ये स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। एयर पॉल्यूशन, combustion of fossil fuel releases harmful gases and particles into the air. The addition of undesirable substances into the atmosphere which have adverse effect on the living organisms is called air pollution. अब देखिए, जब भी फॉसिल फ्यूल्स का कम्बशन होता है तो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक हार्मफुल गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक हार्मफुल गैस है, ठीक है। इन दोनों का ही रिलीज़ ये दोनों ही क्या होती हैं, रिलीज़ होती हैं एनवायरनमेंट में। कंप्लीट कम्बशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, इनकम्प्लीट कम्बशन होगा तो मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। द एडिशन, अब देखिए एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको दी गई है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस ऐड हो जाएं। अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस मतलब जो हमें नहीं चाहिए और जो हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनका बुरा प्रभाव पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई से भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स भी हो सकते हैं। सो दीज अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। अब वो सब्सटेंसेज तो पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं और उनसे होने वाला प्रभाव एयर पॉल्यूशन कहलाता है। द पॉल्यूटेंट्स कैन ईदर बी इन द फॉर्म ऑफ गैसेज और पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और पार्टिकल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे सूट और फ्लाई ऐश हमने पढ़ा था ना, कंप्लीट कम्बशन और इनकम्प्लीट कम्बशन में। एयर पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट एंड द बिगर कॉजेज आर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग पावर प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स that make use of fossil fuels. Let us study the causes and effects of various pollutants on our environment. अब एयर पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, और दो सबसे मेन रीज़न जो हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है वो हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट्स। ऐसे पावर प्लांट्स जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जैसे कोटा में थर्मल पावर प्लांट है, 24 आवर्स, पूरे महीने पूरे साल वो गैस रिलीज़ करता है हवा में, ठीक है। उसकी जो चिमनीज़ है उनमें से ब्लैक कलर की स्मोक 24 आवर रिलीज़ होती रहती हैं। और दूसरा है ऑटोमोबाइल्स, हमारी गाड़ियाँ, व्हीकल्स, इनमें भी पेट्रोल का कम्बशन होता है, ठीक है। पेट्रोल से क्या निकल रहा है, अगर कंप्लीट कम्बशन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो भी हार्मफुल गैस है, गर्मी बढ़ाती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकली तो इसके भी अलग अलग हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। द फर्स्ट वन इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। अब देखिए, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड बताया था आपको, जो इनकम्प्लीट कम्बशन से रिलीज़ होती है, तो ये एक कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस है, और टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं है। सपोज़ करो आपकी बाई चांस नाक में घुस गई या माउथ के अंदर से मुंह में एंटर कर गई तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ये इसका कोई टेस्ट नहीं है। It is produced by incomplete combustion of fossil fuels. Inhalation of carbon monoxide decreases the oxygen carrying capacity of blood, which initially causes headache, dizziness and fatigue. And excess intake of the gas can result in coma and death. अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का इन्हेलेशन, अगर आपने उसको सांस के साथ अंदर ले लिया, ये आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसे बनती है ब्लड की, आप जानते ही ना, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के अंदर, लंग्स में ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व ब्लड्स के अंदर हो जाता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व, और फिर वो ब्लड हमारे एक एक सेल को पूरी बॉडी में रन आउट करता है और सारे ही सेल्स को ऑक्सीजन देता है। तो क्या होता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है तो जिस ब्लड के पार्ट पर ऑक्सीजन को अटैच होना होता है वहाँ ये अटैच हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑक्सीजन कहाँ अटैच होगा फिर। इस वजह से क्या होता है, हमें हेडेक प्रॉब्लम होने लगती है, डिजीनेस यानी चक्कर आना, और फैटिग एंड एक्सेस इंटेक ऑफ द गैस कैन रिजल्ट इन कोमा एंड डेथ। अगर ज़्यादा गैस हमारी बॉडी के अंदर चले गई तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में, और हम कोमा में भी जा सकते हैं और हमारी डेथ भी हो सकती है। द सेकेंड वन इज़ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर गैसेज दैट आर रिलीज ड्यूरिंग कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अब सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉसिल फ्यूल की कम्बशन पर निकलते हैं
The oxides of sulfur and nitrogen react with oxygen and moisture of the air to produce solutions of sulfuric acid and nitric acid respectively, which come down on the earth and acid rain and have adverse effect on plants, animals and buildings. अब देखिए ये क्या करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर, और हवा में तो मॉइस्चर प्रेजेंट होता ही है, वाटर वेपर तो थोड़ी बहुत अमाउंट में हर जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये उनके साथ रिएक्ट करके सॉल्यूशन बना लेते हैं, और वो सॉल्यूशन बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हम पढ़ चुके हैं ये दोनों ही एसिड, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों ऑक्साइड्स तो क्या है, भाप हैं, भाप के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में ऊपर की तरफ उठे, ऊपर बादलों की तरफ उठे, वहाँ जहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट था वहाँ ये घुल गए, उस मॉइस्चर के अंदर, उस पानी के अंदर घुलकर इन्होंने ये सॉल्यूशन बना लिया, और ये सॉल्यूशन, दोनों ही सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है। विच कम डाउन ऑन द अर्थ एज एसिड रैन, ठीक है ना। अब आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड रेन आती है, सबसे ज़्यादा एसिड रेन दिल्ली में, कोलकाता, बेंगलुरु एंड मुंबई में बहुत एसिड रेन्स होती हैं, सबसे ज़्यादा दिल्ली में होती हैं। तो कैसे हो रही है एसिड रेन, वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स, इतनी बड़ी मेगा सिटीज़ हैं, ये सबके पास अपनी अपनी कार्स हैं, काफ़ी बहुत अमाउंट में, ये लार्ज अमाउंट में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन गैसेस रिलीज़ कर रही हैं एनवायरनमेंट में। तो ये गैसेस ऊपर की तरफ उठ के बादलों में मिक्सअप हो जाती हैं, बारिश के बादलों में, और वहाँ ये सॉल्यूशन बनाती हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। कैसे बना रही है, वहाँ पानी प्रेजेंट है ना उन बादलों में, फिर ये क्या है, बरसात के साथ नीचे आती हैं और ज़मीन पर गिरने लगती हैं बूंदों के साथ साथ ये एसिड, और इनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है प्लांट्स पर, एनिमल्स पर और बिल्डिंग्स पर। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू एक्सेसिव combustion of fossil fuels. Carbon dioxide can trap solar heat, and increased levels of the gas can have led to global warming, which is an increase in the global average temperature. The possible effects of global warming are melting of the polar ice caps and glaciers, resulting in the rise in sea level and flooding of low-lying coastal regions. अब देखिए, मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जब फॉसिल फ्यूल्स का कंप्लीट कंबशन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और ये मैं समझा चुकी हूँ आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। तो जब ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ऑटोमोबाइल से और इन चिमनीज़ वगैरह से, तो इसका अमाउंट एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज से आने वाली गर्मी ट्रैप हो जाएगी हमारी अर्थ के अंदर, और पूरे ही ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना ग्लोब का, वो इंक्रीज़ होने लगेगा, बल्कि हो रहा है इंक्रीज़, ठीक है। और इंक्रीज़ 1-2 सेल्सियस ज़्यादा इंक्रीज़ हो भी गया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पोलर आइस कैप्स हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जहाँ ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ती है, ठंड रहती है, वहाँ की बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो चुकी है, और सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। जाहिर सी बात है, बर्फ़ पिघलेगी, पानी बनेगी, तो सारे सीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, तो सी लेवल इंक्रीज़ होगा। तो सी लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से जो लो लाइंग कोस्टल रीजन्स हैं, ठीक है, लो लाइंग कोस्टल रीजन, जैसे आपने देखा है ना केरला में कितनी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, ज़रा सा पानी बरसा नहीं और बाढ़ आ जाएगी। तो ऐसी जगहों पे क्या होती है, बाढ़ आना शुरू हो जाती है, और यहाँ की जो तटीय क्षेत्र होते हैं, कोस्टल रीजन्स होते हैं, कोस्टल एरियाज़, जो कोस्ट होते हैं, समुद्र के जो कोस्ट, वो डूबना स्टार्ट होने लगे हैं। जैसे मालदीव्स आइलैंड है, ये क्या है, आने वाले फ्यूचर में ये पूरा समुद्र के नीचे डूब जाएगा, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये सब। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। कैसे हो रहा है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस कैप्स की जो आइस है वो पिघलना स्टार्ट हो चुकी हैं, पिघल रही है। तो उसके पिघलने की वजह से ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं, ये पानी से भरना स्टार्ट हो गए हैं। सूट पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए, सूट पार्टिकल्स मैंने आपको बताया था, ब्लैक कलर के पार्टिकल्स होते हैं, जब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का और वुड का, तब ये निकलते हैं सूट पार्टिकल्स, ठीक है। दीज सूट पार्टिकल्स इन द एयर और इनहेलेशन रिजल्ट्स इन फ्रिक्वेंट अस्थमा अटैक्स एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अब देखिए, अगर बाई चांस कोई सूट पार्टिकल आपके लंग्स में चला गया और लंग्स में जाके आपकी लंग्स में जमा हो गया, तो इसकी वजह से आपको अस्थमा के अटैक्स भी हो सकते हैं, और बहुत सारी सांस लेने से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं, ठीक है। लंग्स का कैंसर भी हो सकता है इनकी वजह से। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ, चैप्टर 5।